कर दिए लाइक, बैक करने वाले हैं। अरे रुक जाइए। देखिए, जब आप आ गए हैं, वीडियो खोल लिया है, तो 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो डालने का उद्देश्य आपसे सिर्फ लाइक करवाना नहीं है। इस वीडियो के डालने का उद्देश्य है आप तक जानकारी पहुंचाना, ताकि आप उसको सीखिए, सीख करके जहां भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे पाइए, और अपने जीवन में आप जिस परीक्षा को शामिल किए हैं, जिसमें अपीयर होने वाले हैं एग्जाम के लिए, वहां अगर इससे सवाल पूछा जाए तो आप जवाब दे पाइए और सफल होइए। देखिए, असली खुशी तो मेरी उसी में है कि आपको सवाल पूछा जाए और आपने इस चैनल से वीडियोस देखा है और यहाँ बताए गए चीजों से अगर आपका सवाल सॉल्व होता है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं ऐसा इसलिए आज के सेशन में कहा क्योंकि मैंने पिछले दिन स्टैटिस्टिक्स देखा, तो मैं एवरेज वॉच टाइम देखता हूं, व्यूज देखता हूं, मैं उसको मिलाता हूं, तो मुझे सीधा पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ सर की वीडियो है तो लाइक करके पीछे चले जाते हैं। अरे बंधु, देखिए और देख करके लाइक कीजिए, तब बहुत अच्छा लगेगा। बहरहाल, लर्निंग्स विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ पर एक बार फिर से पिछले दिन शुरू की गई श्रृंखला के चौथे एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 5 नए एमसीक्यूज रखेंगे, जिसमें 20 नए शब्द को सिखाएंगे, जिसमें हर एक शब्द पर एक नया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप नोटबुक और पेन तलाशिए, अपने आप को स्थिर कीजिए। मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस एपिसोड में लाए गए 5 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। जैसी प्रक्रिया पिछले दिन रही है, जिस प्रोसेस से हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, वही 30 सेकंड की समय सीमा होगी। आप पढ़ करके अपनी पुरानी जानकारी के आधार पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बनता है तो बढ़िया, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने रखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि उस एक्सप्लेनेशन को जब मैं समाप्त करता हूं तो आप उसे नोट डाउन जरूर कीजिए। नोट डाउन करने के बाद जो पिछले 3 एपिसोड है और आज के एपिसोड मिला करके एक साथ रिवीजन कीजिएगा, तब जाकर के आज की ड्यूटी आपकी समाप्त होगी। तो चलिए सेशन शुरू करें, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं या आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए, समय की व्यवस्था करें, वही पुरानी 30 सेकंड की समय सीमा। लर्निंग विदाउट रूल्स के इस नए सेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि जब आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो अंत तक जरूर पहुंचिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छी जानकारी, अच्छे शब्द जिसको यूज करके आप अपनी अंग्रेजी को इफेक्टिव बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से लिख, बोल और समझ सकते हैं। चलिए, रखते हैं आपके सामने आज के सेशन का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। यहां देखिए क्या कह रहा है, अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस का मतलब होता है जाति से, ठीक है। और कह रहा है कि सेग्रीगेट, इसका मतलब होता है अलग करना, बांटना। क्या होता है? अलग करना या बांटना, ठीक है। तो सेंटेंस पढ़ करके यहां पर समझ में आ रहा है कि पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब है कि ऐसी पॉलिसी जो लोगों को रेस के आधार पर बांटती है। पहला ऑप्शन क्या है? चौविनिज्म। इसका क्या मतलब होता है? फेनेटिकल पेट्रोटिज्म। अब देखिए, इसका मतलब होता है कट्टर और इसका मतलब होता है देशभक्ति। देखिए, ये भले ही एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन है, मैं आपके सामने 5 शब्द रखता हूं, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो या तो आप जानते नहीं है, सुना है तो मीनिंग कंफर्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हर तरफ से आपके लिए फायदेमंद है।
बेसिकली उन लोगों के लिए भी जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि नहीं मेरे लिए तो एपिसोड नहीं है, ये सिर्फ नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन है ये इंग्लिश का वर्ड्स, इंग्लिश की वोकैबुलरी, इंग्लिश के लिए अंडरस्टैंडिंग। अगर आप फोनेटिकल का मतलब समझते हैं तो आपको अगर कहीं पर ऐसा दिखेगा तो आप उसकी मीनिंग को आसानी से समझ पाएंगे। पैट्रियटिज्म का मतलब समझते हैं तो मीनिंग समझ में आएगा। देखिए भाषाई तौर पर शब्दों की बहुत भूमिका होती है। शब्द अगर आपको ढंग से समझ में आता है तो मुझे इस पर एक संदर्भ याद आ रहा है कि मेरे एक ऐसे ही जानने वाले कलीग थे। मैंने बच्चों को पहले से ही शब्द की मीनिंग बता दी थी और मैंने उनसे कहा कि अच्छा सर, अगर ऐसा हो कि मैं आपको बोलूं कि आप बैसाख नंदन है या फिर हे बैसाख नंदन आप कैसे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? बोले हाँ मुझे खुशी होगी और आप इस तरीके से मुझे संबोधित करेंगे। आपको पता है बैसाख नंदन का क्या मतलब होता है? गधा। तो अब देखिए शब्द नहीं जानते हैं तो सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा शब्द है बैसाख नंदन, वो लग रहा है कि भाई संस्कृत में कुछ अच्छा कहा गया। तो यही होता है कि शब्द अगर आप समझते हैं तो पैराग्राफ का सेंस आपको सही से समझ में आता है। वहां बैठे हुए सारे बच्चे ठहाका लगाए तो उनको ऑकवर्ड लगा कि भाई बच्चा हंसा क्यों। तो आप इस बात को समझिए कि शब्द का समझना बहुत जरूरी है और उस लिहाजन ये एपिसोड बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए है ना, अंध देशभक्ति, जैसे ही इसकी मीनिंग समझ में आई, फैनेटिकल पेट्रियोटिज्म का मतलब चौबनिज्म, चौबनिज्म का मतलब क्या होता है कि कट्टर देशभक्ति, एकदम अंध भक्त की तरह देशभक्ति करना वो। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर। देखिए थीज्म, बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, ऐसी मान्यता जिसमें ये मानते हैं कि भगवान है, उनका अस्तित्व है, मतलब आस्तिकवाद या ईश्वरवाद, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें यह माना जाता है कि भगवान है। यह भी नहीं। अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब होता है अ फॉर्मल ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेसिकल सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का मतलब फिर से वही है, अलग करना, पृथक्करण, मतलब अलग करने का तरीका। बेसिकली ये साउथ अफ्रीका की बात है। तो यहां पर अपार्थेड का मतलब भी वही हो रहा है जहां कह रहा है पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यहां पर भी कह रहा है रेशियल सेग्रीगेशन। तो हमको दिख रहा है स्पष्ट यहां पर कि ये मेरा आंसर है, लेकिन हम अगले वाले शब्द को भी देखेंगे, रंग भेद की नीति या श्वेतवाद। अब कह रहा है एन आर्डेंट एंड इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स, उत्साही होता है, इसका मतलब भी होता है, और इंथुजियास्टिक मतलब भी होता है उत्साही, दोनों का मतलब सेम सेम है। एन आर्डेंट एंड इंथुजियास्टिक मतलब है कि शानदार और उत्साही, एन आर्डेंट, इंथुजियास्टिक इसका मतलब भी उत्साही है, शानदार भी कह सकते हैं, आर्डेंट और इसका मतलब होता है उत्साही, ठीक है। सपोर्टर ऑफ सम पोर्शन और एक्टिविटी, मतलब किसी भी पोर्शन और एक्टिविटी का बहुत ही उत्साही सपोर्टर, उसको कहते हैं पार्टीशन। तो यहां पर 4 शब्द है जिसमें मेरा सही जो आंसर है वो कौन सा है? सी वाला। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। पहला वर्ड क्या था? चौबनिज्म, इसका मतलब है फैनेटिकल पेट्रियोटिज्म। थीज्म का मतलब है द बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। तीसरा है अपार्थेड का मतलब होता है फॉर्मर ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन स्पेशली इन साउथ अफ्रीका। एंड पार्टीशन का मतलब होता है एन आर्डेंट एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पोर्शन और एक्टिविटी। अब देखिए यहां पर मुझे कितने कुल शब्द मिले हैं, तो 4 तो पहले इधर से मिल गया, 6, 2 8, 1 9। तो कहने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे से जो है एपिसोड के अंदर रखा जाता है, लेकिन ये कई लेवल पर आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। चाहे आप एसएससी की एग्जामिनेशन दे रहे हो, स्टेनोग्राफी के लिए दे रहे हो, सीएचएसएल, सीजीएल, किसी भी लेवल पर किसी भी एग्जामिनेशन में जा रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, हाईकोर्ट वगैरह का एग्जाम है, वहां पर भी अगर इंग्लिश पूछा जाता है तो ये बहुत मदद करेगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने जरूर रहिएगा, और अगर हाँ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। और मैंने पिछले दिन रिक्वेस्ट किया था कि लाइक को 50 तक पहुंचाइए आप लोग, और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है सदा के लिए, है ना। क्या होता है मतलब? सदा के लिए, हमेशा, है ना, सदा के लिए। तो कह रहा है समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, मतलब कुछ ऐसा जो कि निरंतर रहे, जिसकी समाप्ति कभी ना हो, जो सदा के लिए बना रहे, है ना।
कह रहा है कि इटर्नल, इटर्नल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूइंग फॉर एवर और एवर लास्टिंग, है ना। कंटिन्यूइंग फॉर एवर और एवर लास्टिंग मतलब निरंतर, शाश्वत, अनंत, है ना। क्या है? निरंतर, शाश्वत और अनंत। कहीं ना कहीं मेरा आंसर दिख रहा है यहां से, लेकिन फिर हम आगे देखेंगे। हैविंग द क्वालिटीज दैट आर टिपिकल ऑफ यंग पीपल, जो यूथफुल का मतलब होता है ऊर्जावान, है ना। हिंदी में अगर आप समझते हैं तो जो युवा की कैटेगरी होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो होता है यूथफुल। यूथफुल का मतलब होता है ऊर्जावान, है ना। क्या? हैविंग द क्वालिटीज दैट आर टिपिकल ऑफ यंग पीपल, मतलब युवा लोगों की जो गुण होती है, ऊर्जावान। मॉर्टल जानते ही हैं, बहुत सब्जेक्ट टू डेथ, है ना। मरणशील जो होता है, नश्वर, जिसका नाश होता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं। इनफैलिबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ फेलियर और एरर, है ना। इनकैपेबल का मतलब होता है असमर्थ, असक्षम, है ना। असमर्थ, असक्षम। अब इसका मतलब क्या है? इनफैलिबल का मतलब है कभी गलती ना करने वाला, अचूक, मतलब है जिसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो, कोई एरर ना हो, जिसका फेलियर ना हो, जो कभी कुछ गड़बड़ ना करता हो, उसके लिए हम इनफैलिबल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी गलती ना करने वाला या अचूक। तो यहां पर जो मेरा आंसर दिख रहा है वो पहला है। तो इस सवाल का जवाब है वो है आपका इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है समथिंग विच लास्ट्स फॉरएवर, मतलब क्या? कि निरंतर, शाश्वत या अनंत। मॉर्टल, इनफैलिबल का मतलब होता है जो कभी चूक ना करे, गलती ना करे, अचूक कहते हैं। इनकैपेबल ऑफ फेलियर और एरर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम समाप्त हो चुका है। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है द स्केड्यूल ऑफ ट्रेवल, है ना। स्केड्यूल ऑफ ट्रेवल मतलब है कि यात्रा की समय सारणी। तो स्केड्यूल ऑफ ट्रेवल के लिए अब देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है। गाइड बुक है, ट्रेवल बुक है, टाइम टेबल है और आइटिनरी है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें उछल करके इस 3 में से किसी एक को लगाएंगे, लेकिन एक डेडिकेटेड शब्द है इसके लिए। स्केड्यूल ऑफ ट्रेवल के लिए एक डेडिकेटेड वर्ड है, और देखिए इसमें से कौन सा है। तो एक वर्ड है पहला, आइटिनरी। इसका मतलब होता है अ गाइड बुक फॉर ट्रैवलर्स। अब देखिए गाइड बुक किसके लिए है? ट्रैवलर्स के लिए। एन एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ ट्रेवल और एक्सेस। तो ये जो एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ ट्रेवल है, ये किसके लिए होगा? ट्रैवलर के लिए होगा, एक प्रकार का गाइड बुक होगा। तो आइटिनरी जो है वो इसके लिए सटीक शब्द है यहां पर स्केड्यूल ऑफ ट्रेवल के लिए। बाकी इसका जो है यात्रा विवरण समझ में आ रहा है, स्पष्ट ही। आगे देखिए टाइम टेबल की मीनिंग मैंने नहीं लिखी है, ट्रेवल बुक की मैंने मीनिंग नहीं लिखी है। अब गाइड बुक का क्या मतलब है? कि समथिंग दैट ऑफर्स बेसिक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन। कहीं पर आप यात्रा करते हैं तो उसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि वहां पर किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, वहां मौसम में कैसे बदलाव होते हैं, वहां पर खाने पीने की क्या चीजें उपलब्ध होगी और क्या आपको अपने साथ रखना होगा, तो ये जिस इंफॉर्मेशन में मिलता है उसको आप कह सकते हैं गाइड बुक। बाकी जो ये टाइम टेबल, ट्रेवल बुक आप जो आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, ये हो सकता है कि यात्रा पर जाने के लिए, यात्रियों के लिए जो स्केड्यूल बुक है, जो ट्रेवल के लिए बताया जाता है, वो आप इसको मान करके बोलो, लेकिन उसके लिए जो डेडिकेटेड शब्द है वो है आइटिनरी। आइटिनरी का मतलब होता है गाइड बुक फॉर ट्रेवलर्स, एन एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ ट्रेवल और एक्सेस। तो सीधा सीधा इसका जो जवाब है वो है आंसर ए। और याद रखिएगा कि स्केड्यूल ऑफ ट्रेवल का मतलब है आइटिनरी। क्या है? आइटिनरी। मतलब यहां पर कोई भी ट्रेवल, टाइम टेबल, ट्रेवल बुक या गाइड बुक। अब गाइड बुक में क्या अंतर है कि ये हमको देता है इंफॉर्मेशन। क्या है? समथिंग दैट ऑफर्स बेसिक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, है ना। बेसिक इंफॉर्मेशन दे, इंस्ट्रक्शन दे, उसको हम गाइड बुक कह सकते हैं। लेकिन स्केड्यूल ऑफ ट्रेवल के लिए क्या यूज करेंगे? आइटिनरी। बार बार मैं कह रहा हूं आइटिनरी, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? पोएम इन शॉर्ट स्टेंजास नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। मतलब है कि कोई ऐसी पोएम जो शॉर्ट स्टेंजास में हो और पॉपुलर स्टोरी नैरेट कर रही हो। नैरेट करने का मतलब क्या होता है? सुनाना, व्याख्यान करना, आख्यान करना, है ना, सुनाना या आख्यान करना, एक्सप्लेन करने के सेंस में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पोएम इन शॉर्ट स्टेंजास, है ना, नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। अब देखिए पहला, ये वही जो आप लोग कहते हैं ना बेली चमेली डांस, बेली डांस, वो बेली नहीं बैले है, ठीक है। उच्चारण इसमें टी लगा हुआ होता है। आधा लोग को तो डांस करने आता है, डांस की स्पेलिंग नहीं आती है। जरा हमको बताइएगा तो किस किस को पता था कि बैले की स्पेलिंग ये होती है, कमेंट में लिख करके बताइएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, अ थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टोरी परफॉर्म टू म्यूजिक बाय बैले डांसर्स। ये जो बैले डांसर्स होते हैं उसकी स्पेलिंग होती है, याद रखिएगा, BALLET। और हाँ, मुझे एक और बताइएगा, वो जो आप लोग जाते हैं खाने के लिए भोज में, और आजकल का एक नया सिस्टम है, वो आप लोग क्या बोलते हैं? कौन सा सिस्टम? बफर सिस्टम। लिख करके बताइएगा तो उसका सच में क्या होता है, नहीं तो अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। कमेंट में जरूर कहिएगा उसको क्या कहते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है। मैक्सिमम लोग यहां पर उस भोज को कहते हैं बफर सिस्टम। जरा लिख के बताइएगा, ठीक है, कि बफर में कुछ सफर हो रहा है, बताइएगा। तब तक आगे बढ़ते इधर। इसका क्या मतलब है? नृत्य नाटिका कहते हैं। बैले का मतलब क्या होता है? नृत्य नाटिका, वो एक प्रकार का डांस परफॉर्मेंस है ना, क्या है? और theoretical representation of story performed to music by ballet dancers। अब देखिए epic, a long narrative poem। अब जैसे यहां पर आ गया long narrative, और यहां मेरे को क्या दे रहा है? short stanzas, है ना। तो बिल्कुल मेरा ये आंसर तो है नहीं। टेलिंग ऑफ हीरोज डीड्स, है ना, मतलब है महाकाव्य या वीर कथा, जो हमारे हीरो की कहानी को कहता हो, उसका आख्यान करता हो, उसको हम कहते हैं एपिक, ठीक है। अब यह है बैलेड। बैलेड का मतलब होता है अ नैरेटिव पोएम ऑफ पॉपुलर ओरिजिन। नैरेटिव पोएम है पॉपुलर ओरिजिन का, बैलेड कहते हैं इसको, गाथा, गीत। तो यहां ये लग रहा है कि ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन अगला देखते हैं। सोनेट कह रहा वर्स फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। ये 14 लाइन का वर्स होता है। फिक्स्ड राइम स्कीम, विद अ फिक्स्ड राइम स्कीम, एक प्रकार की ये चतुष्पदी कविता कहते हैं इसको, है ना। चतुष्पदी कविता है ये, जिसमें कि 14 लाइंस होते हैं। तो यहां जो 4 ऑप्शन है, एक तो पहला बैले, बैलेट नहीं पढ़िएगा, ये बैले है, एपिक है, बैलेड है एंड सोनेट है। इसमें सबसे जो सही आंसर दिख रहा है मेरा, वो है इसका आंसर नंबर सी, ठीक है। क्या है? पोएम इन शॉर्ट स्टेंजास नैरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी। इसका मतलब है बैलेड, ठीक है, अ नैरेटिव पोएम ऑफ पॉपुलर ओरिजिन। याद रखिएगा, और मैंने जो कमेंट में कहा है लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। देखते हैं कितने लोगों को पता है, सिर्फ भोज खाते हैं या उसका नाम भी पता है। चलिए, सेशन का आखिरी सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स। देखिए, ये पढ़ करके ना बहुत सारे लोगों को अगर याद आया हो, आज भी आपके पुराने घरों में आपने अपने फर्श पर, जैसे आजकल की एक परंपरागत जो घर है, परंपरागत जो फर्श है, उसमें सीमेंट का जो वो बराबर किया हुआ, समतल किया हुआ जमीन बनाया हुआ होता है। पुराने जमाने के घरों में अक्सर गांव में आपको दिखेगा कि जमीन जो बना हुआ है उस पे काले काले पत्थर या कलरफुल स्टोन्स लगे हुए हैं, और वो वैसा ही फर्श है और बीच बीच में ग्लास की लकीर खींची हुई है। तो कहीं ना कहीं ये उससे मिलता जुलता है कि डिजाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स, ठीक है। अब उसको क्या कहते हैं? देखिए, पहला है ट्रेसरी। क्या है? डेकोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपन पैटर्न ऑफ इंटरलैसिंग रीव्स। अब देखिए, यहां पर गूंथने के सेंस में है, यहां गूंथने का बात तो नहीं कह रहा है, कह रहा है पुटिंग टुगेदर। इंटरलेस का मतलब होता है गूंथना, मतलब यह है कि नक्काशी या अलंकरण।
जिसको गुथ करके सजाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि सूट वगैरह पे बनाते हैं, कपड़ों पे डिजाइन बनाते हैं, तो उसको गुथा जाता है एक एक करके मोतियों को, या फिर जो अलग अलग तरह के डिजाइन के पत्थर आते हैं उसको किसी तरह से अटैच करके गुथा जाता है। क्या कह रहा है? डेकोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपन पैटर्न ऑफ इंटरलेसिंग रिब्स, मतलब ये है कि वो उसमें गुथ करके बनाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रेसरी। अब देखिए मोज़ेक, आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीस ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लास। स्पष्ट दिख रहा है, घर पे वो मोज़ेक नहीं करते थे रगड़ रगड़ के पत्थर, पहले क्या करते थे, वो फर्श पे वो सीमेंट के साथ, उसको व्हाइट कलर के सीमेंट के साथ पत्थर और वो टुकड़े जो कलरफुल स्टोन्स के होते थे उसको मिला करके बिछाते थे, और बाद में 1 महीना तक पानी से घिस घिस करके उसको समतल किया जाता था। वो पैटर्न उसी को कहते हैं मोज़ेक। ठीक है, आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लास, ये फर्श बनाने में अक्सर काम होता है। ठीक है, पिच्चीकारी कहते हैं उसको। नॉर्मल जो परंपरागत फर्श होती है उस पर ग्लास के वो कॉलम्स बिछा करके उसमें पहले सीमेंट के साथ वो डालते हैं, व्हाइट कलर का सीमेंट हो या कलरफुल जो स्टोन उसके साथ दिखे उसमें, और फिर बाद में उसको समतल करने के लिए एक मोज़ेक मशीन से उसको रगड़ रगड़ करके समतल किया जाता है, उसको कहते हैं मोज़ेक। फर्श पर, अब पुराने नए बच्चे नहीं जानते तो पुराने लोगों से पूछिएगा, घर पर ऐसा कहीं डिजाइन मिले आपको देखने के लिए तो समझ जाइएगा कि वो वही डिजाइन है। अब यहां पर कह रहा है रिलीफ, इसका मतलब होता है स्कल्पचर कंसिस्टिंग ऑफ शेप्स। यहां देखिए, कार्व्ड का मतलब होता है नक्काशी करना, है ना? क्या होता है? नक्काशी करना। वो नहीं तराशते हैं पत्थर को खुरच खुरच करके जो बनाते हैं, उसको कहते हैं कार्व्ड ऑन अ सरफेस सो एज टू स्टैंड आउट फ्रॉम द सराउंडिंग और बैकग्राउंड, है ना? रिलीफ का क्या मतलब होता है कि नक्काशी या उभरी हुई नक्काशी, पत्थर पर जो उभार उभार करके कुरेद कुरेद करके बनाया जाता है उसको कहते हैं रिलीफ। और ओलियोग्राफ का मतलब होता है अ प्रिंट टेक्सचर टू रिजेंबल। अब रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा होना या समान होना, है ना? समान होना, एक जैसा होना, एक जैसा होना, ये सब ध्यान रखेगा, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? प्रिंट टेक्सचर टू रिजेंबल एन ऑयल पेंटिंग, मतलब जो ऑयल पेंटिंग के जैसा ही होता है उसको कहते हैं ओलियोग्राफ, है ना? ऑयल पेंटिंग से मिलता जुलता जो प्रिंट होता है, टेक्सचर प्रिंट होता है, उसको हम कहते हैं ओलियोग्राफ। तो यहां पर 4 है, जिसमें सबसे बेहतर जो आंसर है वो मेरा क्या है? ये बी है। इसलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या है? मोज़ेक एन आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लास, मतलब है कि ऐसा डिजाइन जो कि कलर्ड स्टोन और ग्लास से मिला करके बनाया जाता है। उम्मीद है कि ये सेशन, जो कि छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने काफी तेजी से शब्द को आपके सामने रखा, जो क्वेश्चन में ऑप्शन थे उसकी मीनिंग तो मैंने बताई, इसके अलावा जो और भी कठिन शब्द थे मैंने उसकी भी जो है मीनिंग आपको बताने की कोशिश की, और आपने उसे लिख लिया होगा, और इस सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। अब यहाँ पर एक काम आपके लिए बाकी है, जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगी आपका काम है कि जो पिछला 3 एपिसोड था और ये, आप इसको रिव्यू कर ले और तभी इसको बंद करें। समय यहां से बिता लेने का। बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।